कहानी की शुरुआत होती है आसमान में उड़ते एक पुराने यात्री विमान से। पहली नजर में यह बिल्कुल सामान्य फ्लाइट लगती है जिसमें दर्जनों यात्री छुट्टियां मनाने के लिए सफर कर रहे होते हैं, लेकिन इस विमान की सच्चाई बहुत डरावनी है। दरअसल यह वही विमान है जो पहले कई भयानक हादसों का शिकार हो चुका है। इन हादसों के बाद इसे कबाड़ घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने पैसे बचाने के लिए इस टूटे फूटे विमान को बस ऊपर से ठीक किया और फिर से यात्रियों से भरकर उड़ान पर भेज दिया। किसी को यह नहीं पता था कि इस विमान में सिर्फ यात्री ही नहीं बैठे हैं, बल्कि इसके अंदर उन हादसों में मरे लोगों की बेचैन आत्माएं भी मौजूद हैं। और जैसे ही यह विमान आसमान में उड़ान भरता है, यह सफर एक खूनी और डरावनी उड़ान में बदलने वाला होता है। यात्रियों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, इसलिए सभी लोग आराम से इस विमान में बैठकर फुकेट द्वीप की छुट्टियों के लिए निकल पड़े। शाओजी नाम का एक हाई स्कूल का लड़का भी अपने माता पिता के साथ इस यात्रा पर था। उसकी माँ बहुत सख्त स्वभाव की थी और हमेशा उसके पिता को डांटती रहती थी। यह सब सुनकर शाओजी परेशान हो गया और पीछे की सीट पर जाकर गेम खेलने लगा। जैसे ही वह बैठा, एक गेंद लुढ़कते हुए उसके पैरों के पास आ गई। उसने ऊपर देखा तो सामने एक शर्मीला सा छोटा बच्चा खड़ा था। शाओजी ने ज्यादा सोचे बिना गेंद वापस कर दी, लेकिन एक मिनट भी नहीं बीता कि वही गेंद फिर से उसके पैरों के पास आ गई। इस बार उसने गेंद को पास वाली खाली सीट पर रख दिया और उस बच्चे को एक मजाकिया सा चेहरा बना दिया। उसी समय विमान में आखिरी यात्री एक भिक्षु चढ़ा। लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि विमान 5 मिनट में उड़ान भरने वाला है। लेकिन कुछ ही देर बाद शाओजी ने देखा कि पास वाली सीट पर रखी गेंद गायब हो चुकी है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन पूरे केबिन में कहीं भी कोई बच्चा नहीं था। उधर विमान के बाहर निरीक्षण का काम भी लगभग पूरा हो चुका था। तभी एक कर्मचारी आबान को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि अभी समय है, इसलिए वह विमान के अंदर जाकर देख लेता है। अंदर जाकर उसने देखा कि फर्श पर विमान का एक पुर्जा पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका, उसके पीछे से एक आत्मा चुपचाप गुजर गई, लेकिन उसे इसका पता भी नहीं चला। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने पाया कि विमान का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। आबान ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और एयर होस्टेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय एयर होस्टेस यात्रियों का तनाव कम करने के लिए उनके सामने नाचकर मनोरंजन कर रही थी, इसलिए किसी ने कॉल नहीं उठाई। इसी बीच पायलट ने इंजन चालू कर दिया और विमान उड़ान भरने लगा। इस तरह बदकिस्मती से आबान भी विमान के साथ आसमान में पहुंच गया। विमान सुरक्षित उड़ान भर चुका था। एयर होस्टेस यात्रियों को खाना परोसने लगी। यहाँ एक छोटा सा संकेत मिलता है, क्योंकि एक कैबिनेट का दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुनी ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा और दरवाजा अचानक खुल गया। उसी पल उसके दिमाग में 3 साल पुरानी एक याद चमकी। यह वही हरकत थी जो उसके सुपरवाइजर किया करते थे। तभी सुनी को अचानक लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ी तो देखा कि उसकी सहकर्मी शाओ वांग उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। सुनी ने कहा कि उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। सहकर्मी ने मजाक में कहा कि शायद वह ठीक से सोई नहीं है। सुनी ने कुछ नहीं कहा और वापस केबिन में चली गई। यात्रियों के सामने उसने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन पीछे बैठे भिक्षु और शाओजी मुस्कान नहीं बल्कि डर से भरे हुए थे। शाओजी यह पक्का करना चाहता था कि उसे सच में कुछ दिखा था। वह आगे जाकर भिक्षु से पूछता है, लेकिन भिक्षु सिर हिलाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद विमान घने और अंधेरे बादलों के बीच पहुंच जाता है और तभी आत्माएं अपना खेल शुरू कर देती हैं। सबसे पहले शाओ हुआंग वॉशरूम में चेहरा धो रहा था। अचानक उसके पीछे से एक भयानक हाथ निकलता है, लेकिन अब भी उस आत्मा का हमला करने का समय नहीं था, इसीलिए वह सिर्फ उसके चेहरे को हल्के से छूकर गायब हो जाता है। फिर एक गंजा आदमी अचानक खड़ा हो जाता है। वह ऐसे हरकतें करने लगता है जैसे किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। वह अजीब तरह से शरीर मोड़ता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विमान में मौजूद आत्माएं और भी ज्यादा उग्र हो जाती हैं। पायलट को अचानक पता चलता है कि विमान में ओवरलोड की चेतावनी आ रही है, इसलिए सह पायलट इंजन रूम में जाकर जांच करने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उसे अचानक आबान मिल जाता है। वह उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है, लेकिन खुद वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि इंजन रूम में उसे 2 भयानक आत्माएं मिल जाती हैं। जब आबान ऊपर आता है तो सह पायलट का व्यवहार अजीब हो चुका होता है। सुनी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और सीधे कॉकपिट में चला जाता है। फिर अचानक उसका शरीर पारदर्शी होने लगता है और वह हवा में गायब हो जाता है। इसका मतलब साफ था कि वह भी आत्माओं का शिकार बन चुका था। उसी समय विमान अचानक झटका खाता है। जो विमान अभी तक चमक रहा था, अब वह पूरी तरह जंग लगे और डरावने रूप में बदल चुका था। खिड़की से अंदर झांकने पर साफ दिखता है कि पूरे विमान में भूतों की परछाइयां घूम रही हैं। अब यह कोई सामान्य विमान नहीं था, ये एक नरक की ओर जाने वाली मौत की उड़ान बन चुका था। इसके बाद यात्रियों की हालत बिगड़ने लगती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। शाओजी को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह उसके साथ गेंद नहीं खेल रहा था, बल्कि उसने उसकी तरफ एक कटा हुआ सिर फेंक दिया। हालांकि यह सब एक भ्रम था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग भ्रम देखने लगे थे। पूरा केबिन अफरा तफरी में बदल गया।
आबान अभी भी होश में था। उसे समझ आ गया कि शायद ऑक्सीजन सप्लाई में समस्या है। उसने तुरंत सुनी को कहा कि वह इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क चालू करे, लेकिन जब तक मास्क खुले तब तक इकोनॉमी क्लास के कई यात्री दम घुटने से मर चुके थे। आबान ने उसी समय सबसे डरावना दृश्य देखा। बाद में सुनी बचे हुए यात्रियों को बिजनेस क्लास में ले जाती है, जहां थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक ही चल सकते थे। इसलिए आबान ने फैसला किया कि वह कॉकपिट जाकर पायलट से इमरजेंसी लैंडिंग करवाने को कहेगा। सुनी ने बताया कि वह कई बार संपर्क कर चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कैमरा कॉकपिट की तरफ जाता है और वहां पता चलता है कि पायलट पहले ही मर चुका है। मजबूर होकर आबान दबाव कक्ष में जाकर ऑक्सीजन सिस्टम ठीक करने का फैसला करता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वापस आ गई तो शायद सभी लोग इन डरावने भ्रमों से बच सकते हैं। सुनी भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद केबिन में मौजूद एक बुजुर्ग महिला डर के मारे बार बार ऑक्सीजन लेने लगती है। तभी एक और महिला उसे डांटती है कि थोड़ा कम इस्तेमाल करो। यह देखकर शाओ आन उस बुजुर्ग महिला का बचाव करता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक एक अदृश्य शक्ति शाओ आन के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं रहता। आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी। वह अजीब अजीब बातें करने लगता है और फिर अचानक अपनी सीट पर गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान बनी रहती है। इधर शाओ हुआंग भी डर के मारे अपनी सीट से दूर हट जाता है। इस समय केबिन में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी और हर किसी की हालत खराब थी। शाओ जी की माँ अपनी आखिरी ताकत से कॉकपिट का दरवाजा पीटती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर जाती है। मरने से पहले उसे भी कई आत्माएं दिखाई देती हैं। उधर आबान और सुनी भी मुश्किल में थे। उनकी ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन आखिरी पल में आबान ने आखिरी तार जोड़ दिया। 1 मिनट बाद ऑक्सीजन फिर से सामान्य हो गई। जो लोग बच गए थे वे धीरे धीरे होश में आने लगे। तभी भिक्षु एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वह बताता है कि इस विमान में बहुत सारी भटकी हुई आत्माएं हैं, लेकिन ये आत्माएं सीधे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे सिर्फ लोगों के मन में शक और डर पैदा करती हैं, ताकि लोग एक दूसरे पर हमला कर दें और खुद ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। भिक्षु की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन शाओ जी की माँ बहुत गुस्से वाली थी। वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह सुनी को दोष देने लगती है और कहती है कि इन सब आत्माओं की वजह वही है। यहाँ तक कि वह कहती है कि सुनी को अकेले पीछे वाले केबिन में जाना चाहिए ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। आबान ये सुनकर चुप नहीं रहता। वह फैसला करता है कि वह सुनी के साथ जाएगा। दोनों जैसे ही दूसरे केबिन में पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि पहले जो यात्री मर चुके थे उनके शव भी गायब हो चुके हैं। तभी अचानक केबिन में एक अजीब आवाज गूंजने लगती है। उसी समय वह रहस्यमयी आवाज फिर से उनके बिल्कुल सामने आ जाती है। अब तो शाओ वांग भी चुप नहीं रह पाती। वह सुन्नी से सीधे पूछती है, आखिर तुमने क्या किया है? मजबूर होकर सुनी कई सालों से छुपा हुआ सच बता देती है। वह बताती है कि कुछ साल पहले वह भी एक ऐसे ही विमान में थी जहां ठीक इसी तरह की घटना हुई थी। उस हादसे में सिर्फ वही अकेली जिंदा बची थी। यह सब बताते बताते अचानक सुनी को एक डरावना एहसास होता है। उसे समझ आने लगता है कि जिस नए विमान में वे अभी सफर कर रहे हैं, शायद वही पुराना हादसे वाला विमान है जिसे दोबारा मरम्मत करके उड़ान में भेज दिया गया है। यह सोचकर वह तुरंत टॉर्च उठाती है और सामने लगे लोहे के दरवाजे पर रोशनी डालती है। रोशनी पड़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस दरवाजे पर हर जगह खून के धब्बे और गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक 3 भयानक आत्माएं उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक शाओ आन गिर जाता है। वह अपने बॉयफ्रेंड से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन शाओ हुआंग अब उससे नफरत करने लगा था। वह तो बस जल्दी से वॉशरूम में छिपना चाहता था, लेकिन वॉशरूम में पहले से ही एक विदेशी दंपत्ति छिपे हुए थे। अब कहीं छिपने की जगह नहीं थी। आखिरकार मजबूरी में शाओ हुआंग वापस जाकर शाओ आन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने लगता है, उसे महसूस होता है कि शाओ आन के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान है। असल में वह फिर से आत्मा के कब्जे में आ चुका था। डर के मारे शाओ हुआंग फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और जोर से वार करता है। इस वार से शाओ आन की मौत हो जाती है। इसके बाद वह फिर से वॉशरूम की तरफ भागता है, लेकिन वॉशरूम भी सुरक्षित नहीं था। किसी तरह उसने उस विदेशी महिला की जान बचा ली। जब सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं तो शाओ हुआंग दोनों मौतों का दोष आत्माओं पर डाल देता है। जैसे ही शाओ जी की माँ को पता चलता है कि फिर 2 लोग मर गए हैं, वह तुरंत कहती है कि सुनी को आत्माओं के हवाले कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग बच सकें। जब कोई भी सुनी के पक्ष में नहीं बोलता तो वह अपनी बेटी को लेकर वहां से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी का हाथ नहीं
बल्कि एक आत्मा का हाथ पकड़ रखा है। जब आत्मा गायब हो जाती है तभी माता पिता को समझ आता है कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। शाओ जी का पिता उसे ढूंढने के लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन आबान को लगता है कि शायद शाओ जी नीचे वाले हिस्से में गया होगा। इसलिए आबान, सुनी, शाओ जी का पिता और शाओ हुआंग चारों लोग नीचे की तरफ उसे ढूंढने निकलते हैं। बाकी लोग ऊपर ही इंतजार करते हैं। इसी बीच शाओ जी की माँ को लगता है कि गलियारे से शाओ जी की मदद की आवाज आ रही है। वह उसे ढूंढने जाना चाहती है, लेकिन बहुत डर रही होती है। तभी भिक्षु दया करके कहता है कि वह उसके साथ चलेगा। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें गलियारे में पहले वाली बुजुर्ग महिला का शव दिखाई देता है, लेकिन शाओ जी की माँ भिक्षु से कहती है कि पहले तुम जाकर देखो। भिक्षु मजबूरी में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह बुजुर्ग महिला अचानक उठकर उसकी तरफ झपट पड़ती है। शाओ जी की माँ डर के मारे पागल हो जाती है, लेकिन वह आत्मा पर हमला करने की बजाय भिक्षु पर ही टूट पड़ती है। बाहर की आवाज सुनकर शाओ वांग और वह विदेशी महिला बाहर आती हैं। वे देखते हैं कि भिक्षु मर चुका है और शाओ जी की माँ पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब उसके ऊपर डर और भ्रम का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। जो लोग उसकी मदद कर रहे थे उन्हें ही वह आत्मा समझने लगी। वह बोतल उठाकर फिर से एक और इंसान पर हमला कर देती है। यह देखकर शाओ वांग समझ जाती है कि यहाँ रुकना खतरनाक है। वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उधर नीचे वाले हिस्से में भी हालात अच्छे नहीं थे। आबान और बाकी लोग शाओ जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कई आत्माएं धीरे धीरे उनकी तरफ तैरती हुई दिखाई देती हैं। आबान सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन शाओ हुआंग खुद को संभाल नहीं पाता। जितना वह डरता है, आत्माएं उतनी ही उसके करीब आने लगती हैं। आबान उसे बार बार समझाता है, लेकिन आखिरकार वह घबरा जाता है। घबराहट में उसे पास में एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वह पागलों की तरह वार करने लगता है। कुछ ही पलों में 3 लोग उसकी कुल्हाड़ी का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद भी वह कहता है कि यह सब आत्माओं की वजह से हुआ है। सुनी भी कहती है कि पहले वाले विमान में भी यही हुआ था, जहां लोगों के अंदर का डर और अंधेरा बढ़ गया था और अंत में सभी एक दूसरे को मार बैठे थे। आबान समझ जाता है कि यहाँ छिपकर रहना कोई समाधान नहीं है, इसलिए वह सबको ऊपर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा केबिन अब आत्माओं से भर चुका है। डर के मारे शाओ हुआंग आगे भागता है, लेकिन सामने एक एयर होस्टेस की आत्मा रास्ता रोक कर खड़ी होती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके शरीर को पीछे से किसी ने भेद दिया। ऊपर देखकर पता चलता है कि यह काम शाओ जी की माँ ने किया है। सभी लोग वापस भागते हैं। भागते भागते आखिरकार उन्हें शाओ जी मिल जाता है। वह एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ था और किसी तरह बच गया था, लेकिन तभी शाओ जी की माँ वहाँ पहुँच जाती है। उसकी आंखों में अब आत्माएं दिखाई दे रही थीं। वह कुल्हाड़ी उठाकर हमला करने ही वाली होती है। तभी आबान तुरंत कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद आबान कॉकपिट के दरवाजे में एक छेद कर देता है, लेकिन विमान उड़ान में था, इसलिए अंदर जाना बहुत मुश्किल था। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद थी, शाओ जी को उस छेद से अंदर भेजना, ताकि वह कॉकपिट का दरवाजा खोल सके। अंदर जाने से पहले पिता अपनी बेटी से कहते हैं, मुझे पता है आगे का रास्ता बहुत डरावना है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम सब मर जाएंगे। छोटी लड़की हिम्मत जुटाकर कॉकपिट में घुसती है, लेकिन अंदर का नजारा उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। कई भूत कांच को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वह डर पर काबू पाती है और आखिरकार बटन दबा देती है। दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी जी माँ किसी तरह बंधन तोड़कर पीछे आ जाती है और कुल्हाड़ी लेकर हमला करने दौड़ती है। उसी समय विमान अचानक नियंत्रण खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। संतुलन बिगड़ने से छोटी लड़की पीछे की ओर गिरने लगती है, लेकिन माँ का स्वभाव आखिर माँ ही होता है। जी माँ तुरंत अपनी बेटी को पकड़ लेती है और उसे पीछे से बचाने की कोशिश करती है। उसी समय भारी सामान पीछे की ओर गिरने लगता है। जी माँ अपनी बेटी को बचाते हुए खुद को चल जाती है। इधर आबान कॉकपिट में पहुंचकर तेजी से विमान को संभालने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार विमान को फिर से ऊपर उठाने में सफल हो जाता है। विमान अब स्थिर हो चुका था। जी माँ मर चुकी थी और बाकी लोग फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन तभी सुनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे कई एयर होस्टेस के भूत अपनी ओर आते दिखाई देते हैं। वह रोते हुए बार बार सॉरी कहने लगती है। आबान के पूछने पर वह आखिरकार अपने कई साल पुराने गुनाह का सच बता देती है। वह बताती है कि कई साल पहले एक विमान में भी ऐसा ही भूतिया हादसा हुआ था। उस समय सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। सुनी खुद को बचाने के लिए कॉकपिट में छिप गई थी और जब उसके साथी उससे दरवाजा खोलने की भीख मांग रहे थे, तब भी उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसने अपने ही साथियों को नीचे धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। यही वजह थी कि
कि उन आत्माओं का गुस्सा आज तक उसका पीछा कर रहा था। उसी समय आबान को विमान संभालने के लिए बुलाया जाता है। जमीन पर मौजूद कंट्रोल टावर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद विमान आखिरकार सुरक्षित लैंड कर जाता है। सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है। सुनी विमान के दरवाजे पर खड़ी रहती है। बाकी सब नीचे उतर जाते हैं, पर वह किसी भी हालत में विमान से बाहर आने को तैयार नहीं होती। आबान उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन सुनी की आंखों में अजीब सा डर था। वह धीरे से कहती है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकती। आबान समझ नहीं पाता कि आखिर वह नीचे क्यों नहीं आ रही। तभी सुनी पीछे मुड़कर विमान के अंदर देखने लगती है। उसे साफ दिखाई देता है कि वही एयर होस्टेस के भूत, जिनकी मौत का कारण वह खुद थी, अब भी विमान के अंदर खड़े हैं। वे सब चुपचाप उसे घूर रहे थे। सुनी समझ चुकी थी कि यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। उन आत्माओं का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे पीछे हटती है और विमान के अंदर वापस चली जाती है। आबान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका होता है। कुछ ही देर बाद विमान के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। बाहर खड़े लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ मिनट बाद जब सुरक्षा कर्मचारी अंदर जाते हैं तो पूरा विमान खाली होता है। सुनी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सुनी को उन भूतों ने अपने साथ ले लिया ताकि वह अपने पापों की सजा हमेशा भुगतती रहे। और उस दिन के बाद से उस विमान के बारे में एक नई डरावनी कहानी फैल गई। कहा जाता है कि जब भी रात में वह विमान हैंगर में खड़ा होता है तो अंदर से कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ इस खौफनाक घटना का अंत हो जाता है। लेकिन सुनी के साथ आखिर क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि उन आत्माओं ने आखिरकार अपना बदला ले लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।